नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प वैज्ञानिक चर्चा में हम सब एक साथ एक जासूसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज का हमारा फोकस है कक्षा 9 के विज्ञान का पहला अध्याय, हमारे आसपास के पदार्थ। हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कुल 14 मजेदार प्रयोगों यानी क्रियाकलाप 1.1 से लेकर 1.14 तक का गहराई से विश्लेषण करेंगे। इन प्रयोगों के जरिए हम उन छिपे हुए नियमों को डिकोड करेंगे जो हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज को चलाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज की हमारी मिशन ब्रीफिंग पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से इन 6 रहस्यों को सुलझाने वाले हैं। पहला, पदार्थ और उसके कण। दूसरा, कणों की निरंतर गति। तीसरा, उनके बीच का आकर्षण। चौथा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं। पांचवा, तापमान और अवस्था परिवर्तन। और आखिर में वाष्पीकरण और शीतलता। तो शुरू करें। खंड 1, पदार्थ और उसके कण, एक बिल्कुल अदृश्य दुनिया। सबसे बुनियादी और सबसे बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये पूरी दुनिया और इसमें मौजूद हर एक चीज असल में बनी किस चीज से है? क्या ये लकड़ी के किसी बड़े ब्लॉक की तरह लगातार है, या फिर रेत के ढेर की तरह छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है? इसे समझने के लिए गतिविधि 1.1 पर गौर करते हैं। हम सब ने पानी के ग्लास में नमक घोल कर देखा है ना? नमक पानी में डालते ही गायब हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इतना सारा नमक घुलने के बाद भी पानी का स्तर ऊपर क्यों नहीं उठता? आखिर वो सारा नमक चला कहाँ जाता है? इसका जवाब बड़ा ही सीधा सा है, जो हमें पदार्थ की असली प्रकृति के बारे में बताता है। असल में पदार्थ लगातार या एक ही टुकड़ा नहीं होता, ये छोटे छोटे अलग अलग कणों से मिलकर बना होता है। और मजे की बात तो ये है कि पानी के इन कणों के बीच में छोटे छोटे अदृश्य रिक्त स्थान यानी खाली जगहें होती हैं। तो जब हम नमक घोलते हैं ना, तो नमक के कण पानी के कणों के बीच मौजूद उसी खाली जगह में जाके फिट हो जाते हैं। इसीलिए पानी का स्तर रत्ती भर भी नहीं बढ़ता। अब सवाल उठता है कि ये कण आखिर होते कितने छोटे हैं। गतिविधि 1.2 इस बात को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ 2 या 3 बहुत ही छोटे क्रिस्टल लें और उन्हें पानी में घोलें, और फिर उस रंगीन पानी का थोड़ा सा हिस्सा निकालकर बार बार साफ पानी में मिलाते जाएं, तो आप देखेंगे कि 5-8 बार ऐसा करने के बाद भी पानी का रंग पूरी तरह से खत्म नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि उस एक नन्हे से क्रिस्टल के अंदर ही लाखों करोड़ों सूक्ष्म कण मौजूद थे। सच में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कण कितने ज्यादा छोटे होते हैं। खंड 2, कणों की निरंतर गति, व्यवहार का परीक्षण। अब जब हमने इन अदृश्य कणों को खोज ही लिया है, तो चलिए इनके व्यवहार को भी टेस्ट कर लेते हैं। क्या ये कण आराम से एक जगह टिके रहते हैं, या फिर हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं? गतिविधि 1.4 इस बात को समझने के लिए एक कमाल की तुलना है। सोचिए, अगर पानी में स्याही की सिर्फ एक बूंद डाली जाए तो क्या होगा? वो बहुत तेजी से पूरे पानी में फैल जाएगी, है ना? लेकिन वहीं अगर हम गाढ़े शहद की एक बूंद डालें तो उसे फैलने में काफी लंबा वक्त लगता है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि अलग अलग तरह के पदार्थों के कण अलग अलग गति से चलते हैं और एक दूसरे में मिलते हैं। विज्ञान की भाषा में इस मिलने की प्रक्रिया को विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। तो यहाँ से सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि कणों में अपनी एक गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। गतिविधि 1.3 को ही ले लीजिए। एक बिना जली हुई अगरबत्ती की महक लेने के लिए हमें बिल्कुल उसके पास जाना पड़ता है, लेकिन जब हम उसे जला देते हैं तो उसकी महक दूर दूर तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ऐसे ही गतिविधि 1.5 में हमने देखा कि गर्म पानी में क्रिस्टल ठंडे पानी की तुलना में बहुत जल्दी घुलता है। इससे ये बात बिल्कुल पक्की हो जाती है कि गर्मी या ऊष्मा इन कणों को और ज्यादा ऊर्जा देती है, जिससे ये और भी तेजी से भागने लगते हैं। खंड 3, कणों के बीच आकर्षण, जुड़ाव के नियम। अब हम अपने अगले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि ये कण लगातार घूम रहे हैं, लेकिन ये आपस में व्यवहार कैसे करते हैं? क्या ये एक दूसरे से चिपक कर रहना पसंद करते हैं, या फिर बिल्कुल आजाद रहना चाहते हैं? गतिविधि 1.6 में इसे समझाने के लिए बिहू नर्तकों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। जरा कल्पना कीजिए, जिस तरह नर्तक एक दूसरे को पीछे से मजबूती से पकड़कर एक अटूट श्रृंखला बनाते हैं, ठीक उसी तरह पदार्थ के कण भी एक दूसरे को कसकर पकड़े रहते हैं।
ये तस्वीर दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि कणों के बीच के आकर्षण को समझने के लिए इससे बेहतर कोई और उदाहरण नहीं हो सकता। अच्छा, अब गतिविधि 1.8 के बारे में सोचिए। क्या नल से गिरते हुए पानी की धार को उंगली से काटा जा सकता है? कोशिश करके देखिएगा, पानी कटता नहीं है, बल्कि उंगली के पार जाते ही वो वापस जुड़कर बहने लगता है। अब जरा इसकी तुलना गतिविधि 1.7 से करते हैं, जहां हमें लोहे की खील, चौक के टुकड़े और एक रबर बैंड को तोड़ने या खींचने का टास्क मिलता है। चौक टूट जाता है, रबर खिंच जाता है, लेकिन लोहे की खील को तोड़ना, वो लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इन सारे प्रयोगों का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कणों के बीच एक बहुत ही खास आकर्षण बल काम करता है। हम पानी की धार को हमेशा के लिए नहीं काट सकते, लेकिन चौक को आसानी से तोड़ सकते हैं, और लोहे को तो बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। ऐसा बस इसलिए होता है क्योंकि अलग-अलग पदार्थों के अंदर इस अदृश्य आकर्षण बल की ताकत बिल्कुल अलग-अलग होती है। लोहे में ये बल सबसे मजबूत है और पानी में उससे कम। खंड 4, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, नियमों का विस्तार। अब तक हमने जो कुछ भी सूक्ष्म स्तर पर यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझा है, आइए अब उसे थोड़े बड़े पैमाने पर देखते हैं। कणों के आकर्षण और गति के यही बुनियादी नियम जब एक साथ मिलते हैं तो हमारे सामने पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं उभर कर आती हैं: ठोस, द्रव और गैस। गतिविधि 1.11 में पदार्थों को दबाने की क्षमता यानी उनकी संपीड्यता का बहुत ही मजेदार परीक्षण किया गया है। मान लीजिए हमारे पास 3 सिरिंज हैं। अगर हम पहली खाली सिरिंज के पिस्टन को दबाएं, जिसके अंदर सिर्फ हवा या गैस है, तो वो बड़ी आसानी से दब जाती है। अब दूसरी सिरिंज जिसमें पानी भरा है, उसे दबाना थोड़ा मुश्किल लगता है, और तीसरी जिसमें चौक यानी ठोस भरा है, वो तो अपनी जगह से हिलती तक नहीं। अगर हम गतिविधि 1.9, 1.10 और 1.11 के सभी नतीजों को एक साथ रख कर देखें तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। ठोस चीजों का अपना एक फिक्स्ड आकार और आयतन होता है, वो बदलते नहीं। जो द्रव होते हैं, जैसे पानी या तेल, उन्हें जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेते हैं और बड़े आराम से बहते हैं। लेकिन गैसों की बात ही अलग है। वो बहुत ज्यादा दब सकती हैं, अत्यधिक संपीड्य होती हैं, और उनके कण तो बस अपनी मर्जी से इधर उधर बहुत तेजी से भागते रहते हैं। खंड 5, तापमान और अवस्था परिवर्तन, परम विघ्नकर्ता। अब हम आज की इस चर्चा के सबसे नाटकीय और रोमांचक हिस्से पर पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे सिर्फ तापमान को बदलकर हम पदार्थ को अपना रूप पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। गतिविधि 1.12 की पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। इसमें बर्फ को धीरे धीरे गर्म किया जाता है और सटीक उसी पल को नोट किया जाता है जब वो ठोस से द्रव में पिघलना शुरू करती है। इस पॉइंट को हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसके बाद उस पानी को और गर्म किया जाता है ताकि वो क्षण भी देखा जा सके जब पानी उबलकर गैस या वाष्प में बदलने लगता है, जिसे क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। अगर थर्मामीटर पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि जब बर्फ पिघल रही होती है या जब पानी उबल रहा होता है, तब तापमान का बढ़ना अचानक से रुक जाता है। जी हाँ, हम लगातार गर्मी दे रहे हैं, फिर भी थर्मामीटर की रीडिंग टस से मस नहीं होती। आखिर ये गर्मी जा कहाँ रही है? इसे ही विज्ञान में गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। ये जो अतिरिक्त गर्मी है ना, वो दरअसल कणों के बीच के उस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो रही है, ताकि पदार्थ अपनी अवस्था बदल सके। अब गतिविधि 1.1 के इस प्रयोग को देखिए। ये तो किसी जादू से कम नहीं है। जब हम कपूर या अमोनियम क्लोराइड को एक उल्टी कीप के नीचे रखकर गर्म करते हैं, तो पता है क्या होता है? वे ठोस से पिघलकर द्रव में बदलने की बजाय सीधे के सीधे गैस में बदल जाते हैं। द्रव वाली अवस्था बीच में से पूरी तरह से गायब हो जाती है। विज्ञान की भाषा में इस कमाल की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। है ना हैरान करने वाली बात? खंड 6, वाष्पीकरण और शीतलता, रोजमर्रा का जादू। चलिए अब इस हाई लेवल विज्ञान को वापस हमारी आम जिंदगी से जोड़ते हैं। अपने इस आखिरी खंड में हम वाष्पीकरण के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी रोजमर्रा की घटना है जहां कोई द्रव अपने क्वथनांक यानी उबलने वाले तापमान तक पहुंचे बिना ही वाष्प या भाप में बदल जाता है। गतिविधि 1.14 हमें एक बहुत ही काम की बात सिखाती है।
आपने गौर किया होगा कि पंखे के नीचे या खुली खिड़की के पास रखा पानी किसी बंद अलमारी में रखे पानी के मुकाबले कितनी जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। 1. बड़ा सतह क्षेत्र, बढ़ा हुआ तापमान, तेज हवा और कम आर्द्रता यानी हवा में नमी का कम होना। जब हम गीले कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैलाते हैं तो हम अनजाने में इसी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक और मजेदार बात बताऊं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा अपने आसपास से गर्मी को सोख लेती है, जिससे आसपास का माहौल ठंडा हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हथेली पर एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर गिरता है तो वो हमारी त्वचा की गर्मी सोख कर उड़ जाता है और हमें एकदम से ठंडक का एहसास होता है। इसी तरह गर्मियों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे पसीने को सोखकर उसे हवा में वाष्पीकृत होने देते हैं, जिससे हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से शीतलता मिलती है। ये हमारे चारों ओर बिखरा हुआ रोजमर्रा का विज्ञान है। तो चलिए, आज की इस बेहद रोमांचक सफर को खत्म करने से पहले एक आखिरी और दिलचस्प सवाल पर सोचते हैं। हमने अभी तक कणों की ऊर्जा और उनके अवस्था परिवर्तन के बारे में जो कुछ भी सीखा है, उसे जरा लागू करके देखिए। जब हम किसी ग्लास में बर्फ वाला एकदम ठंडा पानी भरते हैं, तो ग्लास के बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदें क्यों बन जाती हैं? असल में हवा में मौजूद जलवाष्प जब ठंडे ग्लास के संपर्क में आती है तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है और वो वापस संघनित होकर या कंडेंस होकर द्रव में बदल जाती है। ये हमारे आसपास लगातार काम कर रहे उन अदृश्य कणों का एक और जीता जागता सबूत है। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अपने आसपास की दुनिया में ऐसे ही विज्ञान को खोजते रहिए।